नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में जाना था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश का जो एक और व्यवहार होता है अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो अपवर्तन शब्द है, अपवर्तन जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ आखिर होता क्या है। तो देखिए, जो अपवर्तन शब्द है उसका अर्थ होता है अपने मार्ग से हट जाना। ये अपवर्तन शब्द का अर्थ है। तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या मतलब हो गया कि प्रकाश का अपने मार्ग से हट जाना। ठीक है, तो प्रकाश जब अपने मार्ग से हट जाता है तो वही क्या कहलाता है, अपवर्तन। हटने का क्या मतलब है, तो देखिए हटता तो जो है परावर्तन में है, परावर्तन में भी हट जाता है प्रकाश। लेकिन परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है और जो है इस सतह से टकराने के बाद क्या होता है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यह क्रिया परावर्तन कहलाती है। लेकिन अपवर्तन जो होता है ये दो पारदर्शी माध्यमों के बीच में होता है। ठीक है, और अपवर्तन में होता क्या है कि जो प्रकाश की किरण है ये दूसरे माध्यम में जाती है और जाने के बाद वह उसका जो मार्ग होता है, इसे प्रकाश आपने पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा एक सीधे मार्ग में गति करता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो यह जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, अपवर्तन। अभी हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन का जो डिफिनीशन है उसके बारे में जानेंगे। यह है क्या, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी क्या होता है कि ऐसा माध्यम, हमने आपको बताया था, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें जो है आर पार निकल जाए, वो माध्यम क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु हो गया, वायु से क्या होता है कि प्रकाश की किरणें निकल जाती है। कांच हो गया, कांच से भी प्रकाश की किरणें निकल जाती है। जल हो गया, जल से भी प्रकाश की किरणें निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब जो माध्यम हो गए ये हो गए पारदर्शी माध्यम। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें जब जाती हैं, जैसे जो दो माध्यम होते हैं, जो माध्यम होते हैं, माध्यम में प्रकाश की किरणों की जो चाल होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होती है और जल में उससे कम होती है। तो जिस प्रकार का माध्यम होता है प्रकाश की चाल जो है उसी प्रकार से घटती बढ़ती रहती है। तो आप देखिए, इस अपवर्तन में जो अपवर्तन का जो गुण है उसमें हम देखेंगे पहला क्या है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो यहाँ क्या आ गया, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है, तो आप लोग जानिए विरल माध्यम। तो देखिए, विरल और सघन, सघन का मतलब क्या होता है, घना, और विरल का क्या मतलब होता है कि विरला। जैसे खेत में जो है जब कोई मान लीजिए कुछ भी बोया होया जाता है तो कहते हैं ना सबकी गेहूं आपका बिरला हो गया या गेहूं जो है घना हो गया। तो घना का क्या मतलब कि जिसमें गेहूं को पास पास होता है, और बिरला का क्या मतलब होता है कि गेहूं जिसमें दूर दूर होता है। तो वही माध्यम पर भी अप्लाई होता है कि माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जिसमें जो है उसके कण, उस माध्यम के कण जो है थोड़ा दूर दूर हो वो क्या कहलाता है, विरल। और जिस माध्यम में जो है कण उसके एकदम नजदीक नजदीक हो वो क्या कहलाता है, सघन माध्यम। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे जो जल होता है, जल और वायु ये दोनों अलग अलग माध्यम है, जल और वायु। तो जो जल के कण होते हैं, जो जल के कण होते हैं वो वायु की अपेक्षा बहुत करीब करीब होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल है ये हमारा वायु के सापेक्ष जल हमारा सघन माध्यम हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पदार्थ में जो जल के अणु होते हैं ये देखिए इस तरह पास पास होते हैं, इनके बीच का जो स्थान होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जो वायु के अणु होते हैं ये जल की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर पर होते हैं, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो जल के अणु है ये थोड़ा पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं, लेकिन जो वायु के अणु होते हैं ये थोड़ा जल की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो सघन और विरल यही होता है कि वायु जो है एक विरल माध्यम है जल की अपेक्षा, और जो जल है ये वायु की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम। ठीक, तो यहाँ देखिए आप चित्र में देखिए, यहाँ एक प्रकाश की किरण जो है जा रही है। इस समय यहाँ पर हमारा क्या माध्यम है, वायु है। ठीक है, ये जो किरण जा रही है इस समय हमारा क्या माध्यम है, वायु। लेकिन ये जा कहाँ रही है, ये जो नीचे वाला जो हमारा माध्यम है ये क्या है,
जल। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कहाँ जा रही है, जल। वायु भी पारदर्शी माध्यम है और जल भी पारदर्शी माध्यम है। तो आप देख रहे हैं जो प्रकाश की किरण जब जल के तल पर पड़ी तो यहाँ पड़ने के बाद क्या हुआ, आप जानते हैं प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, यानी जो यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है इसको सीधी रेखा में जाना चाहिए, लेकिन ये सीधी रेखा में न जाकर कहाँ चली गई, ये जो है अविलंब की तरफ झुक गई। ये अविलंब होता है, अविलंब हमने आपको बताया था परावर्तन में कि जो आपतित किरणें हैं वह दूसरे तल के जिस बिंदु पर टकराती है वहां से अगर हम एक लंबवत रेखा खींच दें 90 डिग्री पर तो उसी रेखा को क्या कहते हैं, अविलंब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अविलंब। तो आप देख रहे हैं जब प्रकाश की किरण जल के तल पर टकराई तो जब जल के अंदर ये प्रकाश की किरण जाएगी, क्योंकि जल हमारा जो है पारदर्शी माध्यम है, तो यहाँ जल के अंदर जब प्रकाश की किरण जाती है तो ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चलता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा गुण है, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसका क्या मतलब, इसी का उल्टा जो हमने आपको पहले बताया, जो अविलंब जो अपवर्तन का गुण था उसमें क्या था कि प्रकाश की किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, सघन माध्यम में जाने के बाद प्रकाश की किरण जो है अविलंब की तरफ झुक जा रही थी, लेकिन इसमें उसी का एकदम उल्टा है, जब सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब की तरफ झुकती नहीं बल्कि ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रकाश की किरण जो हमारी ये वो है, ये जल के माध्यम से जा रही है, लेकिन जब ही ये जल के तल से हटी, जब इसका माध्यम चेंज हुआ, वायु माध्यम हुआ, तो क्या हुआ, ये अविलंब से दूर हट गई। देख रहे हैं प्रकाश की किरण को एकदम सीधे जाना चाहिए इस मार्ग में, लेकिन क्या हुआ, ये अविलंब से दूर हट गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, तो अपवर्तन यही घटना होती है जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है किसी माध्यम में जाने के बाद, तो वही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। तो आप लोग इसको जानते रहिए, अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का एक और उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसे कोई किसी कांच के गिलास में आप एक पेंसिल डालेंगे तो क्या होगा, पेंसिल का जो भाग पानी से ऊपर रहता है वो तो हमको सीधा दिखाई देता है, लेकिन जो भाग पानी के अंदर रहता है वो हमको थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उस समय उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे आप कोई सिक्का ले लीजिए और उस सिक्के पर आप पानी डालिए। ठीक है, पानी डालिए, इस तरह से डालिए कि पानी सिक्के के ऊपर है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो अक्षर लिखे होते हैं वो आपको उभरे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, वो जहां रहते हैं उससे आपको ऊपर प्रतीत होते हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या एक और आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बाल्टी में पानी रखिए और उस पानी में आप एक सिक्का डाल दीजिए, तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है कि सिक्का जो है उठा हुआ हमको मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कोई चीज हो, नींबू हो या टमाटर हो, कोई चीज हो, आप पानी में उसको डालिए, पानी में आप डालेंगे, देखेंगे जब पानी के अंदर वो चीज रहती है तो हमको बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब हम पानी के बाहर निकालते हैं तो वो चीज हमको छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो हमारे समझ से आप लोग अपवर्तन समझ लिए होंगे। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, किसी पारदर्शी माध्यम में जाने के बाद अपने मार्ग से वह हट जाता है, तो वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते आगे, प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपवर्तन के नियम की तरफ। आपको हमने बताया जो है प्रकाश का अपवर्तन होता क्या, अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अविलंब से या तो दूर हटेगी या तो अविलंब के पास झुक जाती है। तो दोनों कंडीशन हमने आपको बताया। अब देखिए अपवर्तन के कुछ नियम भी है, जिसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो आपतित किरण है, जो किरण जो है किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम पर पड़ती है, तो जो किरण स्रोत से निकलकर एक माध्यम पर पड़ रही है ये किरण हो गई हमारी आपतित किरण। ठीक है, और किसी दूसरे माध्यम पे जाने के बाद वो जो है किरण अपवर्तित हो जाती है, तो जो किरण अपवर्तित हो रही है इस किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। देखिए नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु
आपतन बिंदु भी हमने आपको बताया था कि प्रकाश की जो आपतित किरण है वह दूसरे तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, यहाँ देखिए ओ बिंदु पर ये पड़ रही है प्रकाश की किरण, तो ये जो ओ बिंदु है ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब डाला गया, अविलंब भी हमने आपको बताया था कि किसी तल पर अगर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींच दिया जाए तो उसी को या तो आप लंब कहिए या तो अविलंब, तो जनरली इसको अविलंब हम कहते हैं फिजिक्स में। तो इस पर जो अविलंब डाला गया है, इन तीनों का जो तल होता है वो सब एक ही तल में होते हैं। ये इसका हो गया पहला नियम। परावर्तन में भी आपने जाना था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब डाला गया था वो सब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जैसे उसका पहला नियम है उसी तरह जो है अपवर्तन का भी पहला नियम है, ठीक है। और देखिए इसका जो दूसरा नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका दूसरा नियम है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपतन कोण की ज्या, ज्या क्या होता है, ज्या को हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन कास्ट है। तो जो आपतन कोण यहाँ पर बनता है इसकी ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण हमारा नीचे बन रहा है दूसरे वाले माध्यम में, इसकी जो ज्या है साइन आर, इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो एक स्थिरांक होता है, यानी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ कोण कोई भी बनेगा तो जब आप उसका वैल्यू रखेंगे तो वहां जो मान हमारा आएगा वो एक नियत मान होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ जो स्थिरांक होता है इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्थिरांक होता है इसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसको दर्शाते किस प्रकार से, इसको हम दर्शाते हैं 1n2, ठीक है। 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम, ठीक है। जो लास्ट में रहता है उसी का अपवर्तनांक, और इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, पहले माध्यम के सापेक्ष। तो देखिए पहला माध्यम हमारा क्या है, वाई, वाई को इंग्लिश में एयर कहते हैं, तो इसका पहला अक्षर हम ले लेंगे ए, ठीक है। तो पहला माध्यम क्या हो गया हमारा एयर, और वाटर दूसरा जो हमारा माध्यम है वो है वाटर, वाटर का डब्ल्यू ले लेंगे, ये हो गया ए एन डब्ल्यू, मतलब कि ए वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का, यानी वाटर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। अपवर्तनांक को हम बढ़िया से बताने के लिए आप लोगों के लिए जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसमें बढ़िया से जान जाएंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।